इस कहानी में हम फॉक्स गॉड को देखेंगे जिन्हें स्वर्ग से धरती पर आना पड़ता है। धरती पर आने के बाद उस लोमड़ी को एक लड़की से प्यार हो जाता है। अब चूंकि वो लोमड़ी एक देवता है, इसलिए उस पर धरती के किसी भी हथियार का कोई असर नहीं होता। उसके पास इतनी ताकत है जिससे वो पूरी धरती को मिटा सकता है। वो कई हजार सालों से जिंदा है और धरती पर रह रहा है। कहानी की शुरुआत में हमें 9 टेल्ड फॉक्स के बारे में बताया जाता है। ये फॉक्स 100 साल की होने पर कोई भी रूप ले सकती है और अगर इसकी उम्र किसी तरीके से 1000 साल हो गई तो ये भगवान के बराबर हो जाती है। इसकी शक्तियाँ इतनी बढ़ जाती है कि इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक कपल अपनी बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट करके घर जा रहे थे। उस छोटी बच्ची का नाम जिया था और उसे गिफ्ट में एक खिलौना मिला था। वो उस खिलौने को देखकर काफी खुश हो रही थी, लेकिन तभी अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जिया की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसका खिलौना टूट चुका था और उसके मॉम डैड उस एक्सीडेंट के अंदर मारे जा चुके थे। लेकिन तभी उस कार के बाहर उसके माँ बाप जैसे दिखने वाले 2 लोग आते हैं। तभी अचानक जिया जाग जाती है। वो एक सपना देख रही थी। उसके मॉम डैड अभी भी जिंदा थे, लेकिन कार के एक्सीडेंट के अंदर उसका खिलौना टूट गया था। हकीकत के अंदर भी जिया का खिलौना टूटा हुआ था। साथ ही जिया के हाथ में काफी सारे खून के निशान भी लगे हुए थे, जिसका मतलब वो कोई सपना नहीं था। तभी जिया चालाकी से अपनी मॉम से वॉलनट मांगती है। जिया को वॉलनट से एलर्जी थी, लेकिन फिर भी जिया की मॉम वॉलनट लेने चली जाती है। इस चीज से जिया समझ चुकी थी कि ये उसकी मॉम नहीं है, क्योंकि अगर वो जिया की मॉम होती तो उन्हें पता था कि जिया को वॉलनट से एलर्जी है। जिया अपनी माँ की हमशक्ल पर कैंची से हमला करती है। वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसके नकली मॉम डैड उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो उसे मारने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ एक लड़का ली योन आता है। ली जिया के ऊपर कुछ जादू करता है जिससे जिया सब कुछ भूल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 21 साल के बाद का समय दिखाया जाता है। हम ली को देखते हैं जिसकी उम्र अभी तक नहीं बढ़ी थी, क्योंकि वही वो 9 टेल्ड फॉक्स था। ये धरती पर कई सालों से रह रहा है और इसकी उम्र बहुत ही धीरे धीरे बढ़ती है। ली एक शादी में जाता है और उस शादी की दुल्हन से मिलता है। दरअसल ये लड़की एक फॉक्स है जिसने 100 साल पूरे कर लिए हैं और वो एक बुरी फॉक्स है और उसने काफी सारे इंसानों को मारा है, इसलिए ली उसे मारने के लिए आया था। ली और उस लड़की के बीच लड़ाई होने लगती है, लेकिन ली बहुत पावरफुल था। वो उस फॉक्स को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो बोलती है कि वो मरने से पहले अपनी शादी करना चाहती है। ली इसके लिए मान जाता है। शर्त के मुताबिक शादी खत्म होते ही ली उसे अपनी जादुई तलवार से मार डालता है, लेकिन मरने से पहले वो फॉक्स ली से बोलती है कि वो उसके पति की सारी यादें मिटा दे ताकि वो अपने आगे की लाइफ में किसी और से शादी करके आराम से जी सके। उस फॉक्स के मरते ही वो धूल में बदल जाती है और उसके कपड़े ही वहाँ रह जाते हैं। शादी में सभी लोगों को लगता है कि दुल्हन अपने कपड़े छोड़कर वहाँ से भाग गई है, लेकिन तभी वहाँ जिया की एंट्री होती है। वो अब काफी बड़ी हो चुकी थी और वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करती थी। वो अपने असिस्टेंट के साथ इस शादी में आती है और दुल्हन के कपड़ों की जांच पड़ताल करने लगती है। उसे दुल्हन के कपड़ों में लोमड़ी के बाल मिलते हैं, लेकिन उस शहर में कोई भी लोमड़ी नहीं थी। इसका मतलब कि इस शादी में लोमड़ी का आना इम्पॉसिबल था। अब दूसरी साइड हमें ली को दिखाया जाता है। वो एक गार्डन में बैठा हुआ था। वहाँ एक बच्ची का बैलून आसमान में उड़ गया था। वो जादू से उस बलून को वापस लाकर दे देता है और उसे ऐसा करते हुए एक दूसरा बच्चा देख लेता है, जिस पर वो बच्चा ली से पूछता है कि क्या वो एक एलियन है। ली उसे बताता है कि वो एक 9 टेल्ड फॉक्स है और वो कई हजार सालों से जिंदा है और वो धरती पर इसलिए आया है क्योंकि वो किसी के जन्म लेने का इंतजार कर रहा है। वो किसका इंतजार कर रहा है ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। अब ली आफ्टर लाइफ के ऑफिस में जाता है। इस ऑफिस की लेडी का काम है जिसकी भी मौत आ रही है उसका हिसाब रखना, यानी कि एक तरह से ये यमराज है। और उस औरत ने ही ली को उस लोमड़ी को मारने के लिए बोला था। ली को लोगों को मारने का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन तभी वो औरत उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है जिसमें ली ने साइन किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ली जब स्वर्ग में था तो जिस लड़की से वो प्यार करता था वो मर गई थी और उसी के दोबारा जन्म लेने का इंतजार वो धरती पर कर रहा है और धरती पर रहने की परमिशन के लिए उसने एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसे क्रिमिनल्स को मारना होगा, इसलिए इस काम से वो पीछे नहीं हट सकता। दूसरी साइड जिया उस लड़की के मरने की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। सीसीटीवी कैमरा से उसे एक लाल छाते वाले आदमी पर शक होता है और ये लाल छाते वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि ली है। जिया एक रेस्टोरेंट में जाती है, तभी उसे वहाँ एक लड़का मिलता है। वो लड़का जिया को बताता है कि वो लाल छाते वाले आदमी को जानता है। वो आदमी उसे बस स्टैंड पर मिलेगा, लेकिन जिया को उस लड़के की बातों पर यकीन नहीं था। लेकिन फिर भी जिया को उसकी बातों पर यकीन करना पड़ता है क्योंकि उसे लाल छाते वाले इंसान को पकड़ना है।
अब वो लड़का उस रेस्टोरेंट से उठकर जाने लगता है। रास्ते में हम देख सकते हैं वो लड़का अपना रूप बदल सकता है। यहाँ हमें पता चलता है ये भी एक फॉक्स है और ये कोई और नहीं बल्कि ली का भाई रैंग है। लेकिन वो ली से काफी ज्यादा चिढ़ता है, इसलिए ही वो उसे फंसवाना चाहता है। रात को जिया बस स्टैंड पर पहुंच जाती है और वो उस लाल छाते वाले इंसान यानी ली के आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ एक शराबी इंसान आ जाता है। वो जिया को उस बस में चढ़ने से रोक लेता है। तभी जिया भागकर एक टैक्सी में बैठती है और उस बस का पीछा करने लगती है। आगे जाके उसे दिखता है कि उस बस का एक्सीडेंट हो गया था और उसके अंदर बैठे सभी लोग मारे जा चुके थे। उस बस के अंदर से ली गायब था, लेकिन उस बस के अंदर एक सुयोम नाम की लड़की जिंदा थी। उस लड़की को जब होश आता है तो जिया उसके पास जाती है। वो उसे लाल छाते वाले आदमी का फोटो दिखाती है, लेकिन उस लड़की को अभी तक सिर्फ इतना ही याद था कि वो लाल छाते वाला आदमी यानी ली उसे मारना चाहता था। अब जिया को ली का पता चल चुका था। वो उसे ढूंढ लेती है और वो किसी तरह से उसके फिंगरप्रिंट्स ले लेती है और उसके फिंगरप्रिंट्स फोरेंसिक लैब में भिजवा देती है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि उसने किस किस को मारा है। जिया उस लड़की को अपने घर ले जाती है क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर उसे डर लग रहा था। वो उस लड़की से बस में हुई सारी घटना के बारे में पूछती है। वो लड़की बताती है कि उस लाल छाते वाले आदमी ने बस के अंदर सभी को मार डाला और फिर वो उसे भी मारने वाला था। लेकिन तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो लड़की झूठ बोल रही थी, वो लड़की भी एक फॉक्स है और बस के अंदर सभी पैसेंजर्स को उस लड़की ने ही मारा था। ली तो उस लड़की को रोकने गया था, लेकिन वो काफी ज्यादा घायल था, जिस वजह से वो उस लड़की को रोक नहीं पाया। प्रेजेंट में जिया को भी उस लड़की पर शक हो जाता है और वो एक कांच का ग्लास तोड़कर उसकी गर्दन पर रख देती है। जिया उससे हकीकत पूछती है। जिया को उस पर शक इसलिए हुआ था क्योंकि उस बस के अंदर सभी लोग मारे गए थे, लेकिन फिर भी उस लड़की को एक खरोंच तक नहीं आई थी। लेकिन तभी वो लड़की जिया के ऊपर हमला कर देती है। अब वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है और वो ली का भाई रैंग था। वो जिया से बोलता है कि वो उसे जिंदा ही खा जाएगा, लेकिन तभी जिया उसके ऊपर एक कांच से हमला करती है। लेकिन वो एक फॉक्स था और उसके पास बहुत सी पावर्स थी, उसे इस कांच से कुछ भी नहीं होता। इतने में ही वहाँ पर ली पहुँच जाता है। ली बहुत ही तेजी से रैंग के ऊपर हमला करता है और इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें ली रैंग के ऊपर भारी पड़ रहा था। वो दोनों अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके जिया के घर में ही लड़ने लगते हैं, लेकिन रैंग हार जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब ली अपनी जादुई पावर्स से जिया को सब कुछ भुला देता है। अब जिया को होश आता है। वो बहुत ही ज्यादा चालाक थी। उसने अपने पूरे घर के अंदर कैमरास लगाए हुए थे। वो सीसीटीवी के अंदर सब कुछ देख लेती है। जिया की फॉरेंसिक टीम उसे ली के घर का पता दे देते हैं, जो कि उन्होंने उसके फिंगरप्रिंट से पता लगाया था। ली अपने घर के अंदर पहुंचता है और देखता है कि एक लैपटॉप के अंदर उसकी और उसके भाई की लड़ाई की वीडियो चल रही थी। तभी उसके सामने जिया आती है और वो उससे उसकी सच्चाई पूछती है, लेकिन ली उसे कुछ भी नहीं बताता। जिया बिल्डिंग की दीवार पर जाकर बैठ जाती है और वो वहां से नीचे गिर जाती है। तभी ली भी बिल्डिंग से कूद जाता है और जिया को पकड़ लेता है। इतनी ऊपर से कूदने के बाद भी ली को कुछ नहीं होता और उसने जिया को भी बचा लिया था। अब जिया ने ऐसा जानबूझकर किया था जिससे वो ली की पावर्स की सच्चाई जान सके। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। हमें ली का पास्ट दिखाया जाता है। ये कई हजार साल पुरानी बात है। ली एक स्वर्ग जैसे आइलैंड पर रहता था और वो वहाँ का भगवान था। वो बारिश और हवा को कंट्रोल कर सकता था। ऐसे ही ली एक दिन आराम कर रहा था, तभी उसके पास एक छोटी बच्ची यौन आती है। वो उसके बालों को सहलाने लगी। अब क्योंकि ली एक फॉक्स था, इसलिए उसे बालों को सहलाने से काफी आराम मिलता है। यौन बड़ी हो जाती है, लेकिन ली की वही उम्र रहती है क्योंकि वो एक देवता था। अब इन दोनों में प्यार हो जाता है। ली यौन से बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन एक दिन अचानक यौन की मौत हो गई थी। यौन की आत्मा एक नाव में बैठकर स्वर्ग जा रही थी, लेकिन तभी ली ने उस समुद्र को बर्फ में जमा दिया। वो यौन को खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता था कि यौन मर चुकी है और उसकी आत्मा को स्वर्ग जाना ही होगा। इसलिए ली यौन के मुंह में एक जादुई बीज डाल देता है। यौन का जब भी दोबारा जन्म होगा और ली उसके पास आएगा तो यौन के चारों तरफ एक रोशनी चमकने लगेगी, जिससे ली समझ जाएगा कि वही यौन है और वो दूसरा जन्म लेकर धरती पर आई है। कई हजार सालों से ली यौन को धरती पर ढूंढता रहा, लेकिन आज तक यौन उसे कहीं नहीं मिली। प्रेजेंट में जिया ली को धमकाती है कि वो उसकी सच्चाई सबको बता देगी, लेकिन अब जिया को सब कुछ याद आ चुका था। जब उसके पेरेंट्स मरे थे तो उसने वहां उस लाल छाते वाले आदमी को देखा था और वो समझ चुकी थी कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि ली ही था। और जिया को लगता था कि उसके पेरेंट्स आज भी जिंदा है, इसलिए ली को उसके पेरेंट्स को ढूंढने में उसकी मदद करनी होगी। और अगर उसने जिया के पेरेंट्स को ढूंढ लिया तो वो सब कुछ भुला देगी।
ली उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। ली आफ्टर लाइफ के ऑफिस जाता है क्योंकि वहाँ सभी मरने वालों के नाम लिखे हुए होते हैं, लेकिन अभी तक मरने वाले लोगों में जिया के पेरेंट्स का नाम नहीं था, यानी कि वो अभी भी जिंदा हैं। दूसरी तरफ जिया के पास एक आदमी आता है जो कि एक बुलवसारी था, कह सकते हैं कि एक जादुई राक्षस था जो कि जिया को मारने के लिए आया है। लेकिन तभी ली वहां पर पहुंच जाता है और वो उस बुलवसारी को मार मार कर बुरा हाल कर देता है। बुलवसारी उसे बताता है कि उसे उसके भाई रेंग ने भेजा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें समंदर में 3 मछुआरों को दिखाया जाता है। उन 3 मछुआरों को अपने साथी मिस्टर स्यू की खोपड़ी मिलती है। मिस्टर स्यू के पास रैंग आता है, यानी कि उसी ने कुछ करवाया है। दूसरी तरफ ली बुलवसारी को टॉर्चर करके रैंग का पता लगा लेता है और वो रैंग से मिलने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रैंग ली से क्यों चिढ़ता है। दरअसल बहुत समय पहले ली ने रैंग को बीच में से चीर दिया था, लेकिन वो किसी तरह से बच गया और इसलिए वो अब भी ली को मारना चाहता है। अब ली अपने भाई को वहाँ से छोड़कर चला जाता है। अगले दिन जिया ली को लेकर एक आइलैंड पर पहुँचती है। ये वही आइलैंड है जहाँ कई हजार साल पहले ली और योन रहा करते थे। जिया उस आइलैंड पर मिस्टर स्यू की मौत का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी। उस आइलैंड पर ली को एक ट्री की आत्मा मिलती है जो कि एक बच्ची थी। वो कई सालों से पेड़ के अंदर कैद थी। ली उससे पूछताछ करने लगता है, लेकिन उस बच्ची को कुछ नहीं पता था। जिया पेड़ पर बंधी एक रस्सी को काट देती है, जिससे वो बच्ची आजाद हो जाती है। वो बच्ची जिया को बताती है कि उसने उसके पेरेंट्स को इसी आइलैंड पर देखा था। अगले दिन जिया के ऊपर एक अनजान आदमी हमला कर देता है, लेकिन तभी वहां ली पहुंच जाता है और उस आदमी को वहां से मारकर भगा देता है। ली जिया की लगी चोट पर जड़ी बूटी लगाने लगता है, लेकिन तभी उसे जिया की बॉडी में कुछ अजीब सा दिखता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जिया उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उससे बोलती है कि वही यौन है। और इसी के साथ इस मूवी का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको अगला पार्ट देखना हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।